Okay, am I audible to everyone? Shivam, Aryan, Ayush, Rahul. Sir. Yes, sir, you are audible. Okay, thank you. It means today everything is fine. Anyways, let us share our screen first. आइए let us wait for a few more students because we're going to discuss few topics today around lab and you have to perform them in your own system or online wherever it suits to you. So, थोड़ा सा हम एक ही प्रैक्टिकल से समझेंगे ठीक है so 12 people are there right now not 12 only 11 please mark your attendance okay ओके लेट अस सी देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि थोड़े थोड़े बेसिक प्रोग्राम्स जो हैं वो आप करने शुरू कीजिए जावा के अंदर मे बी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जैसे भी आपको सपोर्ट करता है अपने सिस्टम पे करिए जहाँ भी आप करना चाहते हैं सेकंड खोल देता हूँ उसको ठीक है तो जैसे मैंने आपसे लास्ट में कहा था कि जो बेसिक प्रोग्राम्स हैं ये सी में है जो आपने कोड लिखे होंगे फिर लैब्स के अंदर बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम हमें बनाने हैं सो दैट वी कैन चेक द फंक्शनैलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग लाइक जैसे
मतलब वेरिएबल्स का इस्तेमाल कैसे करना है, इनपुट कैसे लेना है, तो छोटे छोटे प्रोग्राम्स आप जो है वो मैप कर सकते हैं। और फंडामेंटल प्रोग्राम्स को करना फिलहाल, ताकि सिंथेटिकल स्ट्रक्चर आप जावा का समझ जाएं, बिकॉज लैब वुड बी जावा, तो मोस्ट प्रोबेबली हम जावा को फोकस करेंगे। ठीक है, तो कुछ डिफरेंस नहीं है, जैसे आप सी में करते आए थे डिक्लेरेशन, वैसे इसके अंदर जो होता है कोई बहुत डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा सिंथेटिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एडिशनल चीजें हैं, जैसे कि आपने पैकेज का इस्तेमाल नहीं किया, आपने क्लासेस इंपोर्ट नहीं करी, ये सब चीजें थोड़े हैं अलग, अदरवाइज सब कुछ वैसे ही है। वहाँ भी हेडर फाइल्स होती है, यहाँ भी होती हैं। ठीक है, वहाँ पे आपका मेन फंक्शन होता है, यहाँ भी मेन फंक्शन होता है, बस फर्क इतना है कि वहाँ पे आप स्टार्ट मेन से करते हैं, यहाँ पे क्लास से स्टार्ट करना पड़ता है। तो छोटी छोटी चीजें, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट प्रोसीजर ओरिएंटेड से बेटर है, ये बात हम पहले भी रियलाइज कर चुके हैं। और हमने इस चीज को अपने बुक से, जो एक जावा की बुक मैंने आपको शेयर की थी, मतलब नोट शेयर किए थे, उसके अंदर बहुत बखूबी मैंने आपको समझाया था कि जैसे जैसे किसी भी कोड को आप लिखने की शुरुआत करते हैं और स्टार्टिंग में प्रॉब्लम बहुत छोटी होती है, तो उस छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना किसी भी अप्रोच के थ्रू बहुत सिंपल है। जैसे आप छोटा सा, मैं आपसे कहता हूँ एक छोटा सा रूम बना लीजिए आप एक बहुत बड़े प्लॉट के अंदर, तो इट इज वेरी इजी टू ड्राफ्ट अ रूम एनीवेयर इन द प्लॉट, बट इफ आई सेड यू no, just construct a big building here on this plot, so it would become difficult for you. आपको उसके लिए प्रॉपर आर्किटेक्चर की जरूरत होगी, प्लान की जरूरत होगी, तभी आप उसे एग्जीक्यूट करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही सिनेरियो आपका आईटी इंडस्ट्री के अंदर भी चलता है। जब आप होपफुली आज से 2 साल बाद आप अच्छी जगह प्लेस होंगे, ठीक है, बड़ी एमएनसीज में, तो देयर यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, and in the projects you will be assigned multiple roles, like you might be a developer, you might be an analyst, you might be a tester, you might be a deployer, or you might be a system administrator, or you could be a full stack developer. So there are many role and opportunities would be there in future, and you will handle them, but all the responsibilities will come to will come close to solve a common objective, and that is to make a project, कोई भी एक प्रोजेक्ट जो कि कोई यूटिलिटी रखता हो और उस यूटिलिटी का कोई काम हो, और उस काम के अलावा सबसे बड़ी बात होती है कि काम के अलावा आपके पास कोई ना कोई जो है कोई फाइनेंशियल एस्पेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव वहां से फुलफिल हो रहा हो, तब जाके आप किसी चीज पे काम करते हैं, अदरवाइज आपको उसे करने का कोई भी बेनिफिट नहीं होता और कोई करता भी नहीं। ठीक है, तो इस चीज में अभी डिपेंड करता है कि हम चीजों को कैसे डिजाइन करते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था ओवरव्यू कि ठीक है, आपको एक प्रोजेक्ट के ऊपर हायर किया गया है और आप अगर फ्रेशर हैं तो आपको कोड लिखने को दिया जाएगा, तो आपको वैसे ही कोड लिखने के लिए दिया जाएगा जो कि आप हैंडल कर सकें, या जो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल है एक्सपीरियंस के मुताबिक उसको मैनेज कर सकें। जैसे जैसे आप सीनियर होते हैं तो वैसे वैसे आपके कोड के पैटर्न, कोड के लिखने का स्टाइल, प्लस में जो एक फ्यूचरिस्टिक विजन होता है किसी कोडर के पास कि आने वाले टाइम पे कौन कौन सी चीजों का एक्सटेंशन हो सकता है, उसके मुताबिक आपकी स्ट्रेटजी बदलती है। ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो जावा के अंदर अच्छी बात यह कि जावा को देखो आज भी लोग बाहर नहीं कर पाए और आज भी बहुत अच्छे लेवल पे यूज हो रही है, क्योंकि जावा का सिंथेटिकल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। जावा एक रोबस्ट लैंग्वेज हम पहले ही डिजाइन कर चुके हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था क्यों प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज के कंपैरिजन में हम जावा को प्रेफर करते हैं। जहाँ पे हमने आप ही क्लास के 2 बच्चों का एग्जांपल लिया था, एंड वी हैड सीन लाइक how a procedure oriented language is not that good, where an object oriented language is much better in handling the code structure. ठीक है, तो उसी कोड स्ट्रक्चर को आप थोड़ा समझेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट हम कैसे यूज करते हैं। मैंने ये बुक से रेफर करते हुए कोड को डिजाइन किया, मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले थोड़ा सा एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों होती है। वो उन अननेसेसरी या फिर अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस के लिए हम अपने कोड को रेडी करते हैं कि जो कि यूजर के एंड से या हमारे एंड से कोई गलती हो सकती है, तो उसको मैनेज करना है। दैट इज बेसिकली द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेदर इट इज जावा, पाइथन, पीएचपी, पर्ल, कुछ भी ले लो आप, सबके अंदर जो है एक जैसा मेथड होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले रखा है, हमने क्लास बनाई है एक्सेप्शन हैंडलर की, then thereafter we have made a function, it's a member function, टेस्ट एक्सेप्शन के नाम से बनाया, एक एरे ले लिया, इसके अंदर हमने, इसके अंदर 5 वेरिएबल स्टोर हो सकते हैं, 5। ठीक है, हमने एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है कि 100। देन thereafter what we are doing here, we are just जो हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर जो है अपना लूप चलाया और लूप के अंदर हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, देन thereafter what we are doing in the next phase, we are just जो भी हमारे अब जो वैल्यू हमारे पास थी, उन वैल्यूज को हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमने एक लॉजिक लिखा c इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी कि हम जो भी वैल्यू a की है, यानी कि वैल्यू 100 और हम b की वैल्यू को लॉजिक उसको डिवाइड कर रहे हैं और उसका आंसर हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करना चाह रहे हैं। ऐसे केस में एक सिनेरियो बन सकता है जो कि हमने थ्योरेटिकल क्लास में भी पढ़ा था कि डिवाइड बाय जीरो, जो कि
मशीन के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ही मुश्किल है कि अगर कोई चीज 0 से डिवाइड किया है तो उसका आंसर क्या आना चाहिए अल्टीमेटली. तो देयर कुड बी न्यूमेरस और इनफाइनाइट आंसर्स फॉर दैट पार्ट, and machine does not know how to handle that infinite map or infinite answers basically. So in that case it will give you an error कि जो भी आपका बेसिकली आप ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हो वो फिजिबल नहीं है प्रैक्टिकली या फिर मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिबल नहीं है और आपको एरर थ्रो कर दिया जाता है. यहाँ पे देखिए मैंने जो एरर प्रिंट करवाया मैं सीधा क्या कर दिया, जो स्ट्रिंग का जो मैसेज है वो मैंने पास कर दिया ई डॉट गेट लोकल लोकलाइज मैसेज जो भी लोकलाइज का मतलब होता है जो भी आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग को मैनेज किया जाएगा उसके मुताबिक जो भी कंपाइलर में प्री डिफाइंड मैसेज प्रिंटेड है उनको वो दिखा दे. जैसे अगर आपका अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के लिए अगर ये कैच होता है कि कुछ चीज जीरो डिवाइड कर रहे हैं तो सिंपली प्रिंट करता है कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो एंटर वैलिड नंबर. तो आप इसको मैनुअली कर सकते हैं. ये सिस्टम आपको अपने आप एक मैसेज देगा. देखिए इंस्ट्रक्शन दे रखा है फॉलोइंग एरर अकर्ड व्हाट इज दैट डिवाइड बाय जीरो. इट मींस कि डिवाइड बाय जीरो की सिचुएशन आ सकती है उसको हैंडल नहीं किया जा सकता. तो ये सिस्टम का एक इनबिल्ट मैसेज है. आप चाहो तो ये मैसेज नहीं देना चाहते तो आप क्या कर सकते हो उसकी जगह ये वाली स्टेटमेंट भी आप दे सकते हो ठीक है साहब एंटर वैलिड. क्या हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, आप एक वैलिड नंबर एंटर करो. तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का छोटा सा प्रोग्राम था. आप एक्सेप्शन हैंडलिंग को हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं जहां जहां भी आप कोड लिखेंगे यू कैन यूज दैट पार्ट. Students who are just admitted, please mark your attendance in the that chat box, please, so that you can be tracked. ठीक है. अब देखिए चलिए लेफ्ट हैंड साइड के पैनल में देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है. देखिए यहाँ पे मैंने दो पैकेज बनाए हैं. मैंने आपको उस दिन बताया था कि Eclipse के अंदर जावा के अंदर खुद का पैकेज बना सकते हैं और उस पैकेज के अंदर मल्टीपल क्लास डिजाइन कर सकते हैं. तो मैंने जो है यहाँ पे देखिए दो पैकेज बनाए हैं. एक मैंने इससे बनाया है com.org.oop ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग और एक पैकेज मैंने बनाया com.org.abstractex के नाम से मैंने पैकेज बना दिया. ठीक है. तो ये मैंने दो पैकेज बनाए और इन दोनों पैकेज के अंदर मैंने चार क्लास बनाई है. ठीक है. चार प्रोग्राम बनाए हैं. जावा के 4 प्रोग्राम्स हैं. आप प्रोग्राम का नाम है account.java, करंट account.java, सेविंग account.java और टेल्स.java. चार मैंने फाइल्स क्रिएट करी है या आपने चार प्रोग्राम क्रिएट किए हैं. इट इज क्वाइट सिंपल. मैंने जो है जब हम इसको पढ़ रहे थे तो मैंने उस टाइम भी थ्योरी क्लास में जब मॉड्यूल 2 पढ़ रहे थे तो मैंने आपको वो अकाउंट वाला एग्जांपल बताया था जहाँ पे हमने करंट अकाउंट बनाया था, सेविंग अकाउंट बनाया था. मैंने आपको एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम क्यों बनाते हैं. तो उसी पूरे कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकली आज समझेंगे. तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर. ठीक है. चलिए मैं सबसे पहले ये वाला प्रोग्राम ओपन कर रहा हूँ account.java. मैंने पहले प्रोग्राम लिख रखा है. ठीक है. टाइम लगता है लिखने में तो मैंने उसको रेडी कर रखा है. तो लाइक हियर फर्स्ट लाइन इज बेसिकली यू कैन सी दैट पैकेज इज देयर एंड com.org.oop यानी कि हम जो पैकेज हमारा यूज कर रहे हैं ओके ठीक है पैकेज हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर ऊप पैकेज के अंदर हमने क्लास जो है मेंटेन कर रखी है. तो हमने अपना क्लास बनाई, अकाउंट नाम से क्लास बनाई. क्लास पब्लिक होती है आपको पता है. क्लास कीवर्ड है और ये उसका क्लास का नाम आ गया अकाउंट नाम से हमने क्लास बनाई. ठीक है. देखिए जब आप माउस लेके जा रहे हैं कर्सर लेके जा रहे हैं तो वो दिखा रहा है कि इट इज अ पार्ट ऑफ com.org.oop उसका हिस्सा है अकाउंट में. ठीक है. तो इसके अंदर हमने क्या किया, हमने 3 मेंबर वेरिएबल दिए. देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जावा के अंदर हम सिर्फ वेरिएबल फंक्शन नहीं कहते हैं, हम मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शंस कहते हैं. ठीक है. तो हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल हमने लिए और जिसके अंदर हमने कस्टमर नेम लिया जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टाइप का होगा ये भी. ठीक है. हमने अकाउंट नंबर लिया जिसका टाइप स्ट्रिंग है और हमने एक मिनिमम बैलेंस लिया जिसका डेटा टाइप हमारा आपके लिए डबल है. डबल का मतलब क्यों लिया मैंने डबल, क्योंकि डबल के अंदर आपके जितने भी क्या कहते हैं डेसिमल की वैल्यूज हैं वो आती हैं. क्योंकि कईयों का बैलेंस जरूरी नहीं कि 100 हो, वो 100.34 भी हो सकता है, 100.26 भी हो सकता है. तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम जो बैलेंस की वैल्यू स्टोर कराएंगे उसको हम किसमें स्टोर कराएंगे, डबल में कराएंगे. ठीक है. एक बात और थोड़ी आप समझ लें कि स्ट्रिंग कहने को डेटा टाइप है बट स्ट्रिंग अपने आप में एक क्लास है. ठीक है. और कैरेक्टर्स के थ्रू हम उसको जनरेट करते हैं. आपने सी में पढ़ा होगा. बट जावा के अंदर इसकी पेरेंट क्लास है जो कि पूरे स्ट्रिंग को हैंडल करती है. तो इट्स बेसिकली एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है. ठीक है. इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कैसे है ये, बट फिलहाल आप समझिए कि हमने 3 वेरिएबल लिए कस्टमर नेम के नाम से, अकाउंट नंबर के नाम से और मिनिमम बैलेंस के नाम से और इन तीनों का हमने डिक्लेयर कर दिया डेटा टाइप. ठीक है. देन देयर आफ्टर व्हाट आई एम डूइंग हियर आई एम जस्ट मेकिंग अ फंक्शन. ठीक है. मेंबर फंक्शन हमने बनाया यहाँ पे और मेथड, बेसिकली मेथड कहते हैं फंक्शन को.
हमने एक मेथड लिया गेट कस्टमर नेम नाम से, और जो भी कस्टमर नेम की वैल्यू तो हमने रिटर्न करा दी। जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, आपने सी में देखा होगा, पढ़ा होगा कि हम फंक्शन क्रिएट करते थे। सी के अंदर 3 स्टेप हुआ करते थे। फंक्शन डिक्लेरेशन हुआ करता था, फंक्शन डेफिनेशन हुआ करता था, और फंक्शन कॉलिंग हुआ करती थी। तो फंक्शन को जब कॉल किया जाता था तो पहले चेक किया जाता था कि फंक्शन कहीं डिक्लेयर हुआ है, और हुआ तो क्या कहीं डिफाइन हुआ है। डिफाइन होता तो फिर वहां से वैल्यू क्या आती थी। इसी तरीके से हमने यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन कर दिया, हमने फंक्शन फंक्शन मेथड बनाया गेट कस्टमर नेम, और हमने कस्टमर नेम की वैल्यू रिटर्न। देन वी हैव मेड अनदर फंक्शन बाय नेम नोन एज सेट कस्टमर नेम। ठीक है, ये हमारा दूसरा हमारा मेथड है, जिसके अंदर मैंने क्या किया, एक आर्गुमेंट पास किया कस्टमर नेम नाम से, और जिसका डेटा टाइप क्या स्ट्रिंग है। तो मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे सेट कर, ठीक है। सेट और गेट हम दो मेथड यूज करते हैं जावा के अंदर, वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए, या फिर वैल्यू को सेट करने के लिए, या फिर प्रिंट करने के लिए, ठीक है। ऐसे फिर हमने एक और फंक्शन लिया जिसका हमने लिया गेट अकाउंट नंबर, क्योंकि मुझे किसी भी बंदे का कस्टमर नेम चाहिए, अकाउंट नंबर चाहिए, और उसका बैलेंस चाहिए। तो हम इन तीनों के लिए 3 फंक्शन या तीन तीन मेथड डिजाइन करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। ठीक, इसने रिटर्न कर दिया, अकाउंट नंबर रिटर्न कर दिया। ठीक है, सेम इज विद द सेट अकाउंट नंबर, हमने यहाँ पे अकाउंट नंबर यूज लिया और हमने उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, देन देयर आफ्टर आई हैव टेकन द मिनिमम बैलेंस नाम का हमने फंक्शन बनाया और हमने रिटर्न कर दिया। तो ये हमारे पास कुछ मेंबर मेथड्स हमने बनाया, और मेथड्स को हमने यहीं पे हाथ डिक्लेयर के साथ डिफाइन भी कर दिया। ठीक है, देन व्हाट वी आर डूइंग हियर, नाउ वी आर मेकिंग अनदर फंक्शन हियर अमाउंट डिपॉजिट। ये आपके नोट्स में है, आप एक बार चेक करेंगे तो एग्जांपल पूरा गिवन है, बस वहां पे स्कैटर्ड फॉर्म में है, अलग अलग पार्ट में, मैंने सब यहाँ पे कंबाइन कर दिया है प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देखिए, आपका एक फंक्शन ने बनाया कि अगर आपको पैसे डिपॉजिट करना है किसी भी अकाउंट के अंदर, बैंक के अंदर, यू कैन ईदर डिपॉजिट द मनी और यू कैन विड्रॉ द मनी। देयर आर टू मेथोडोलॉजीज। आप एटीएम जाते हैं पैसा निकालने के लिए, आप बैंक जाते हैं पैसा जमा करने के लिए। तो जब पैसा जमा करेंगे तो हमें एक फंक्शन चाहिए जो कि उस फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट करे। दैट फंक्शन और दैट मेथड इज बेसिकली कॉल्ड एज अमाउंट डिपॉजिट। एंड व्हेन वी आर गोइंग टू विड्रॉ इट, देन वी हैव अनदर मेथड नोन एज अमाउंट विड्रॉ। दोनों केस में एक वेरिएबल हमने ले लिया अमाउंट नाम से, और हमने उसको यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका डिपॉजिट मेथड फंक्शन जो है, जो भी आपका ऑलरेडी बैलेंस था, उसके अंदर नया जो अमाउंट है वो ऐड करेगा, और फिर मिनिमम बैलेंस की वैल्यू को अपडेट कर देगा। जब आप उससे लेटेस्ट वैल्यू मांगेंगे तो आपको ये डेटा अपडेट करके वापस कर देगा। सेम इज विद विड्रॉ। आपके पास पहले से कोई बैलेंस पड़ा हुआ था, सपोज करो 5000 रुपीज, आपने उसके अंदर से 1000 रुपीज निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए, तो अब जो आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी वो अपडेटेड बैलेंस की वैल्यू आपको मिलेगी। तो दिस वे these two more methods were declared here and defined here. Then thereafter what we have done here, we have made a constructor. मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टर क्यों जरूरी होता है। Tell me what is the need of constructor in any program. Anyone? ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए। Hold a moment. Who is there? किसने रिप्लाई किया था बताएं प्लीज, सॉरी मैं दोबारा बताएंगे दफा। सर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए। ओके, ऑब्जेक्ट क्रिएट, ग्रेट। ठीक है, देखिए एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि जब भी आप कोई क्लास बनाते हैं, कुछ मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, कुछ मेंबर्स वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो आपको अगर उन्हें यूज करना है क्लास के ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करके, तो आपको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जरूरी है कि आप उस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाएं। कंस्ट्रक्टर हम पहले पढ़ चुके हैं, दो तरीके के होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है, जैसे कि हम सिंपली पब्लिक लिखा मैंने यहाँ पे और मैंने क्लास का नाम दे दिया, कंस्ट्रक्टर का नाम वही होगा जो क्लास का नाम है। रिमेंबर, डिफरेंट नहीं हो सकते। व्हेन वी आर गिविंग नथिंग, इट मींस वी आर कॉलिंग द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इन सेकंड केस वी आर यूजिंग द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। मैंने देखिए इसके अंदर ना कमेंट्स के अंदर प्रॉपर चीजें हाईलाइट करी ताकि आपको समझ में आए कोड की फंक्शनैलिटी क्या है। आपसे भी गुजारिश है, आपसे भी रिक्वेस्ट है, जब भी आप कोड लिखते हैं तो आप कोड लिखने के साथ साथ जो भी आपने फंक्शन डिक्लेयर किया, कोई कुछ भी डिक्लेयर किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया, आप बताएं कि ये वेरिएबल कहाँ यूज होने वाला है, इसकी क्या फंक्शनैलिटी है। और देखिए क्यों इंपॉर्टेंस है कमेंटिंग कोड के अंदर। अभी तो हम अक्सर, मुझसे भी गलती हुई थी, हम भी ऐसे किया करते थे कि हमें किसी ने कोई प्रॉब्लम दी ड्यूरिंग द स्टडीज व्हेन वी वर डूइंग द डिग्री, हमें किसी ने कोई प्रॉब्लम दी, हमने उसका कोड लिखा और उसको आंसर निकाल के दिखा दिया, देखो आपका आंसर ऐसा आ रहा है, ठीक है, अगर ठीक है तो इट्स ओके, नहीं आ रहा तो फिर उसको अलग बात है। तो हम सिर्फ प्योर कोड लिख दिया करते थे, इससे कोई मतलब नहीं था कि इस कोड को लिखने के बाद क्या होगा। क्या कोई सपोज करो मैंने कोड किसको दे दिया, अब कोई नया बंदा आया, उसने आपका कोड पढ़ा
और उसको आपके कोड को पढ़ के समझ में ये नहीं आ रहा कि आपका प्रोग्राम का फ्लो कहाँ जा रहा है, कौन सा फंक्शन क्यों बनाया गया है। मैंने यहाँ पे अमाउंट डिपॉजिट के नाम से अगर मैं फंक्शन ना बना के यहाँ पे सिर्फ ए लिख दूं तो मुझे पता चलेगा कि फंक्शन क्या कर रहा है? नहीं, मुझे अपनी जब मैं इसे रन करूंगा तब मुझे पता चलेगा ठीक है यार ये फंक्शन ना डिपॉजिट का काम कर रहा है, ये विड्रॉ वाला काम कर रहा है। तो ऐसा ना करके हम जो नेमिंग कन्वेंशन यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में उस तरीके से यूज करते हैं कि जब भी आपका कोड कोई और थर्ड पर्सन पढ़े तो उसको फौरन समझ में आ जाए कि इस कोड की फंक्शनैलिटी क्या है। तो आप जब भी वेरिएबल के नेम चूज करें, फंक्शन के नेम चूज करें, वट एवर यू आर डूइंग, तो आप ये ध्यान रखें ये आप इस तरीके से रेडी कर रहे हैं कि कोई और शख्स इसको पढ़ेगा और तब उसको समझेगा। इस तरीके से बनाइए, अपने लिए नहीं कि सब मुझे क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए और ऐसा क्यों है, ऐसा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ऐसा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप वो जॉब करेंगे, आपको एक काम करते करते 2 साल हो जाएंगे, 3 साल हो जाएंगे, तो ऑफ कोर्स लोग क्या करते हैं, जॉब स्विच करते हैं नए स्कोप के लिए, सैलरी इंक्रीमेंट के लिए, अलग अलग कंपनी के पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, नए प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जॉब चेंज करते हैं। जॉब आपने चेंज करी, आपने जो पीछे कंपनी में कोड लिखा वही छोड़िए। अब क्योंकि आपने लिखा था तो आपने अपनी समझ से लिखा, अपनी कन्वेंशन के हिसाब से लिखा, अपनी सहूलियत के हिसाब से लिखा। तो दूसरा बंदा जब उसको ओवरटेक करता है तो बेचारे को बहुत टाइम लग जाता है आपके कोड को समझ के उसके अंदर चेंजेस करने में, उसे आगे फर्दर डेवलप करने में। तो हमेशा कोडिंग इंडस्ट्री का एक पहला उसूल रहता है कि वो कहते हैं कि साहब आप जो भी कोडिंग करें एक स्टैंडर्ड से करें, ताकि जब कभी आपका काम किसी वजह से आप ना कर पाए या आप किसी और को हैंड ओवर करके जाएं तो वो इजिली उसको ओवरटेक करें, उसे प्रॉब्लम ना आए। So that is why it is always advisable to you people whenever you are writing any code, just make sure कि आप कोड की फंक्शनैलिटी आपके कोड से पता चले। दूसरी बात, आप जहां पे आपको लगता है नेसेसरी है वहां पे कमेंट्स जरूर देंगे। आप डबल कोड लिख देते हैं, देखिए कुछ नहीं करना, लाइक दिस, ये मैं दो बैक स्लैश लगा, मैं लिखा दिस इज कमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी कमेंट दे सकते हैं कहीं पे भी, एंड इट इज कम्प्लीटली इग्नोरेबल बाय द कंपाइलर। ये आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पहले से कोड लिखते आ रहे हैं सी में। तो कमेंटिंग सिर्फ किससे होती है, ताकि अगर हमको पर्टिकुलर मैसेज देना है या फिर बताना है कि इस कोड को ऐसा क्यों किया गया है तो हम कमेंट लिखते हैं किसी थर्ड पार्टी। ठीक है, तो कमेंट जरूर लिखें। जैसे मैंने आप देखिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए कमेंट लिख रखा है, मुझसे पता चला ये जो मैंने बनाया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये जो मैंने बनाया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का तरीका भी वही है, अकाउंट नाम से आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में होता है, ऐसे ही आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में भी नेम वही होगा जो क्लास का नाम है, कोई और नाम आप नहीं रख सकते। यहाँ पे पैरामीटर आप पास कर देते हैं, उनकी वैल्यू पास कर देते हैं। So this was the basic structure of अकाउंट क्लास, जहाँ पे अकाउंट के अंदर जितनी भी चीजें हमें चाहिए हमने वो सारी एक क्लास के अंदर डिफाइन कर दी। यानी कि जो बेसिक चीजें होती हैं, कस्टमर नेम हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, वेरिएबल हो गया, बैलेंस का वेरिएबल हो गया है ना, और मुझे अगर कोई नया वेरिएबल सेट, नया कस्टमर सेट करना है या उसकी वैल्यू लेनी है, या फिर मुझे पैसे विड्रॉ करने हैं, या फिर मुझे पैसे जो डिपॉजिट करने हैं, तो मैंने उसके लिए पूरी फंक्शनैलिटी इस एक प्रोग्राम के अंदर लिख दी है। ठीक है, देन आफ्टर हमने वहां पे पढ़ा था कि जब आप बैंक के लिए काम कर रहे हैं तो बैंक में अकाउंट तो सबसे बेसिक एंटिटी है, लेकिन अगर बैंक सपोज करो डील करता है इंडस्ट्रीज के साथ भी तो करंट अकाउंट की फैसिलिटी भी देगा। कुछ बैंक ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है सेविंग अकाउंट के साथ डील करते हैं, पर्सनल कस्टमर डिटेल को डील करते हैं, लेकिन कुछ बैंक ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं हम इंडस्ट्री के अकाउंट को भी ओपन करेंगे। तो सेविंग अकाउंट किसी इंडिविजुअल का अकाउंट कहलाता है, करंट अकाउंट एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का अकाउंट कहलाता है जिसके अंदर डेली ट्रांजेक्शन होता है। तो इसका बिहेवियर थोड़ा अलग होता है, इसका बिहेवियर अलग होता है, और ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सेविंग अकाउंट पे गवर्नमेंट कहती है कि आप हमें पैसा दीजिए, हम आपको उसके बदले में इंटरेस्ट देंगे पर मंथ, और 0.06 देती है, 100 रुपए में 60 पैसे आपको पर मंथ का इंटरेस्ट गवर्नमेंट या बैंक आपको देता है। ठीक है, बहुत से लोग ज्यादा भी देते हैं, कुछ कम भी देते हैं, बट स्टैंडर्ड जो गवर्नमेंट बैंक का रेट है वो यही है, 0.06% होता है। ठीक है, करंट अकाउंट के अंदर डेली की ट्रांजेक्शन होती है, तो ये आपको कहीं ना कहीं कुछ क्रेडिबिलिटी देता है कि आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो थोड़ा आपको बेनिफिट देगा, लेकिन आपको किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। रिमेंबर, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ करंट अकाउंट। ठीक है, देखिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में बात कही थी कि मैंने आपको इन्फोसिस का एग्जांपल दिया था क्योंकि माय ब्रदर वेंट अंडर इन्फोसिस ट्रेनिंग, सो आई हैव क्लोजली मॉनिटर्ड बिट बाय बिट ऑल द स्टेप्स और ऑल द फंक्शनलिटीज ऑफ हिज ट्रेनिंग, क्या क्या उसमें कराया गया, क्या पढ़ाया गया, सब कुछ मैंने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया था, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आईटी इंडस्ट्री के अंदर आईटी के प्रोजेक्ट्स बहुत कम बनते हैं। प्रोजेक्ट्स बनते हैं किसी दूसरे इंडस्ट्री को कैटर करने के,
एग्जाम्पल, एक बैंक चाहता है कि उसकी फंक्शनैलिटी ऑनलाइन हो जाए। अब बैंकिंग तो एक बहुत ही डिफरेंट सेक्टर है, कॉमर्स फील्ड का बैकग्राउंड है, कंप्यूटर साइंस का तो नहीं है। लेकिन एक कंप्यूटर साइंस वाला तब तक उस कॉमर्स बैकग्राउंड के फील्ड को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, एक बैंकिंग के सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, जब तक कि उसे बैंकिंग की नॉलेज ना हो। मेरी बात समझ रहे हो जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ? एनीवन हु इज नॉट गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. Apart of Ayush, anyone else? What I have said so far? कृष्णन, प्रशांत, रूपल, सागर, एनीवन? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? यस सर। देखिए, ठीक है, तो आपको आपको बैंकिंग की जो बैकग्राउंड में कॉमर्स की जो नॉलेज है कि कैसे पैसा सबमिट होता है, कैसे इंटरेस्ट निकाला जाता है, कैसे लोन दिया जाता है, कैसे बैलेंस शीट बनती है ना, ये सबका आपको बेसिक नॉलेज जरूरी है। अगर आपको ये नहीं आता तो फिर आप कोड में लॉजिक कहाँ से लगाएंगे? तो इसी वजह से आपकी इस बात की भी ट्रेनिंग कराई जाती है। आपको कॉमर्स ही पढ़ना पड़ेगा, वो आपने छोड़ दिया था 11th में, आपकी चॉइस नहीं थी, लेकिन अब आपको जबरदस्ती चॉइस बनानी पड़ेगी क्योंकि आपको दुनिया में काम करना है। अगर आप किसी फाइनेंशियल इंडस्ट्री में लग गए, फाइनेंशियल आईटी इंडस्ट्री के अंदर लग गए, तो अब वहां पे सारे फाइनेंस के प्रोडक्ट आएंगे। बगैर फाइनेंस की नॉलेज के आप किसी फाइनेंस के प्रोडक्ट को कैसे बना पाएंगे? नॉट फिजिबल, नॉट फिजिबल। दैट्स व्हाई यू मस्ट अंडरगो दैट पर्टिकुलर। ठीक है, सेम इज विद द अदर इंडस्ट्रीज एज वेल। ठीक है, तो अकाउंट को मैंने आपको पहले ही बताया था, अकाउंट में हमारे पास दो तरह के अकाउंट होते हैं, होते बहुत तरीके, लेकिन हम दो तरीके लेके चल रहे हैं। एक करंट अकाउंट है। अब देखिए, करंट अकाउंट के लिए मैंने सेपरेट क्लास बनाई। ठीक है, सेम पैकेज ऊपर देखो गिवन है, यहाँ पे उसका हिस्सा है ये। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए मैंने बनाया पब्लिक क्लास करंट अकाउंट नाम से मैंने क्लास बनाई। मैंने लिखा एक्सटेंड्स अकाउंट। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इनहेरिटेंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ भाई, जो भी प्रॉपर्टीज, जो भी वेरिएबल्स फंक्शंस अकाउंट क्लास यूज कर रही थी, वही सारे की एक्सेसिबिलिटी करंट अकाउंट क्लास को भी मिल जाए। तो ये हम तरीका क्या होता है, जब इनहेरिट कैसे करते हैं, इस तरह से इनहेरिट करते हैं। जब आप करेंगे इनहेरिट किसी आपका सब क्लास को बेस क्लास से इनहेरिट करेंगे तो इस तरीके से इनहेरिट किया जाता है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया पब्लिक करंट अकाउंट के नाम से। ठीक है, और मैंने यहाँ पे वही मैंने किया, यहाँ पे मैंने तीन वेरिएबल लिए। मैंने नेम, कस्टमर नेम लिया, कस्टमर का अकाउंट नंबर लिया, और कस्टमर का जो भी अकाउंट का मिनिमम बैलेंस था मैंने वो वेरिएबल ले लिया। ठीक है, ये वेरिएबल बेसिकली हमारे हमें इनिशियलाइज करने होते हैं। अब देखिए, जब अब ये वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर है, ऐसा नहीं है। आप अगर अकाउंट क्लास के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे भी थे, ये देखिए यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर्ड है। तो करंट अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं, इनपुट यूजर का हम करें तो वी यूज अ कीवर्ड नोन एज सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सुपर कीवर्ड से क्या होता है, इन वेरिएबल्स को जो कि आप यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं, बेस क्लास के अंदर इनिशियलाइज कर दिया जाता है। तो भाई करंट अकाउंट नाम की क्लास इन्हें यूज करेगी और इन्हें क्या कर दिया है, इनिशियलाइज कर दिया है। तो उसका सबसे आसान तरीका होता है, सुपर कीवर्ड लगाइए, ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम दे दीजिए, ऑटोमेटिकली वो बेस क्लास के अंदर इनिशियलाइज कर दिए जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे कमेंट्स में लिखा हुआ है इस चीज को। ठीक है, ये मैंने आपकी सहूलियत के लिए लिखा है थोड़ा सा। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं, हाँ इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर मैंने क्या किया, मुझे करंट अकाउंट के अंदर जो भी डेटा था उसको प्रिंट कराया, तो मैंने एक फंक्शन बनाया प्रिंट स्टेटमेंट का। मैंने कस्टमर का नेम प्रिंट करा लिया, मैंने कस्टमर का अकाउंट नंबर प्रिंट करा लिया, मैंने कस्टमर का बैलेंस प्रिंट करा लिया। सो दैट इज ऑल अबाउट बेसिकली फॉर लाइक करंट अकाउंट क्लास नाम के अंदर ये पूरा डेटा में डिक्लेयर कर। सेम इज विद द सेविंग क्लास। अब मैंने यहाँ पे सेविंग क्लास का मैंने एग्जांपल लिया। ठीक है, सेविंग क्लास के अंदर मैंने वही किया, कुछ डिफरेंस नहीं है। मैंने अपनी क्लास बनाई सेविंग अकाउंट के नाम से, और मैंने यहाँ पे क्या किया, उसको एक्सटेंड कर दिया अकाउंट नाम की क्लास। तो मैं कह रहा हूँ भाई, यहाँ पे भी ना सेविंग अकाउंट के अंदर भी मैं वही सारे वेरिएबल्स और फंक्शन इस्तेमाल करना चाहूंगा जो अकाउंट नाम की क्लास के अंदर मैंने पहले से डिक्लेयर आइडेंटिफाई कर रखे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था, जो कि मैंने आपको भी डिफरेंस बताया कि देखिए करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में डिफरेंस क्या है। सेविंग अकाउंट के अंदर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, अपने बैलेंस पे जो भी आपका अमाउंट बैलेंस रहेगा उस पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो हमने यहाँ पे एक एडिशनल वेरिएबल लिया जिसको हमने बोला इंटरेस्ट रेट, हम उसको क्या बोले, इंटरेस्ट रेट। ठीक है, हमने क्या किया, पब्लिक डबल, हमने फिर वही क्या, अल्टीमेटली हमने एक और फंक्शन यूज किया, अमाउंट डिपॉजिट नाम का फंक्शन मैंने लिया। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, अब इस बैलेंस को अपडेट करेंगे कैसे, बैलेंस इज इक्वल टू सुपर डॉट अमाउंट डिपॉजिट। ठीक है, अब देखिए सुपर कीवर्ड लगाया मैंने,
सुपर कीवर्ड मैंने आपको अभी बताया, मैंने क्यों यूज करते हैं। हम बेस क्लास के किसी भी फंक्शन या किसी वेरिएबल को अपनी सब क्लास के अंदर यूज करने के लिए सुपर का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये वेरिएबल के आगे भी लगाया जा सकता है और ये फंक्शन के आगे भी लगाया जा सकता है। हमने यहाँ पे फिलहाल फंक्शन के आगे लगाया या फिर मेथड के आगे लगाया, ठीक है। मैंने कमेंट में लेकर कहा कि here super is used to call super class method, so for super class amount will be executed then this method will execute, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, बैलेंस दिया, हमने फॉर्मूला लगाया कि भाई जो भी हमारा बैलेंस था उसके ऊपर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2%, 5%, 0.6%, 3%, उसके हिसाब से कैलकुलेशन हो और हमारा बैलेंस रिटर्न हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, देखिए क्लास नीचे कर लिए इसको, ठीक है, ये हमारा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ, क्रिएटेड फॉर क्लास, ठीक है, ये मेरा कंस्ट्रक्टर हो गया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। सेम मैंने वही किया जैसे मैंने पहले क्लास में किया, सुपर कीवर्ड लगाया, तीन वेरिएबल के नाम दे दिया और मैंने इंटरेस्ट रेट दिया और रिटर्न कर दिया। तो मुझे यहाँ से मेरा जब भी मुझे सेविंग अकाउंट के अंदर अपना सेविंग अकाउंट को मुझे इंटरेस्ट जानना होगा तो ये फंक्शन मुझे बताएगा कि कैसे मेरा इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा सेविंग क्लास हो गई। अब हम लास्ट में आते हैं अपनी टेस्ट क्लास के अंदर। मैंने एक प्रोग्राम बनाया, टेस्ट क्लास बनाई मैंने, जिसके अंदर मेरा मेन फंक्शन डिक्लेयर। एक बात और समझ लीजिए, ठीक है, आपका असली क्लास वही होती है जिसके अंदर आपका मेन फंक्शन डिक्लेयर किया जाता है। आप देखें, चाहे अकाउंट क्लास थी, ठीक है, चाहे आपकी करंट अकाउंट क्लास थी, चाहे आपकी सेविंग अकाउंट क्लास थी, इसमें किसी भी आपको मेन फंक्शन नहीं मिला, ठीक है। मेन फंक्शन में कहाँ रखा है, टेस्ट क्लास के अंदर। मैंने यहाँ पे अब मेन फंक्शन बनाया, व्हाट आई हैव डन। अब देखिए ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया था जावा के अंदर, मैंने आपको बताया था, क्लास का नेम और उसके बाद उसका नाम, ऑब्जेक्ट का नाम दीजिए, इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड के थ्रू हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, यानी करंट अकाउंट सी इज इक्वल टू न्यू करंट अकाउंट। तो मैंने सी नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, किस क्लास का, करंट अकाउंट क्लास, जो कि हमने यहाँ पे डिक्लेयर करी, डिफाइन की, ठीक है। एंड व्हाट आई हैव डन, आई हैव पास थ्री parameter. First one is John, that is the name of customer, then this is the account number and this is the minimum balance, 50,000 is there, ठीक है। Then thereafter what I have done, I have just printed the minimum balance, मैंने इस बंदे का minimum balance जो है वो print कर दिया है, ठीक है। Same is what like that, what I'm doing here। अब next part में मैंने क्या किया, मैं इसको एंटर मार दूं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू सीए किसका, करंट अकाउंट का ऑब्जेक्ट है, उस सीए डॉट अमाउंट विड्रॉ, मैंने अमाउंट विड्रॉ नाम का जो फंक्शन मैंने पहले बनाया था उसको मैंने क्या किया, कॉल किया, जिसके अंदर मैंने 5000 की वैल्यू पास करी। कितनी वैल्यू पास करी है, 5000 की वैल्यू पास करी है, ठीक है। अब देखिए अमाउंट विड्रॉ जो है कहाँ डिक्लेयर है, मैं काम कर रहा हूँ सीए क्लास पे, यानी कि करंट अकाउंट पे। तो करंट अकाउंट में जाते हैं, क्या करंट अकाउंट के अंदर कोई अमाउंट विड्रॉ नाम का फंक्शन बना हुआ है, you can check on the screen, is No, there sir. any function available, no, है ना, नहीं। तो फिर मैं कॉल क्या कर रहा हूँ, कॉल कैसे कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। जब मैंने कोई फंक्शन डिक्लेयर ही नहीं किया अपनी क्लास में, सॉरी डिफाइन ही नहीं किया अपनी क्लास में, तो मैं कॉल कैसे कर रहा हूँ। तो देखिए इसका तरीका क्या होता है कि सबसे पहले जब आप ये फंक्शन, ये वाला स्टेटमेंट कॉल करेंगे, सी डॉट अमाउंट विड्रॉ ब्रैकेट में 5000, तो सबसे पहले कंपाइलर करंट अकाउंट क्लास के अंदर जाएगा और इस फंक्शन को ढूंढेगा। वो कहेगा भाई मुझे तो यहाँ फंक्शन मिला नहीं, ये तो डिक्लेयर ही नहीं कर रखा यूजर ने, ये कैसे यूज करें अल्टीमेटली। फिर वो देखेगा कि नहीं यार, ये फंक्शन ने क्या कर रखा है, सॉरी इस क्लास ने क्या कर रखा है, अकाउंट नाम की क्लास को एक्सटेंड कर रखा है, यानी कि ये क्लास अकाउंट नाम की क्लास के फंक्शंस या वेरिएबल को भी यूज कर सकती है। तो फिर वो क्या करेगा, इसकी बेस क्लास में जाएगा, यानी कि करंट अकाउंट क्लास की बेस क्लास कौन सी है, अकाउंट क्लास है, अकाउंट में जाएगा, यहाँ चेक करेगा कि यहाँ को विड्रॉ नाम का फंक्शन है, तो यहाँ बताइए मुझे विड्रॉ नाम का फंक्शन है, ये रहा, यहाँ पे हमने डिक्लेयर करा विड्रॉ नाम, ठीक। तो ये अब क्या करेगा, जैसे ही इस फंक्शन को कॉल करूंगा मैं, सबसे पहले जाएगा करंट अकाउंट में, यहाँ ढूंढेगा, यहाँ नहीं मिलेगा तो किसमें जाएगा, अकाउंट नाम में, यहाँ ढूंढेगा उसे मिल जाएगा, यहाँ पे पास करेगा, अमाउंट की जगह वैल्यू पास करेगा 5000, जो भी मिनिमम बैलेंस की वैल्यू थी 50,000 जो भी थी यहाँ पे, ये रही, ऊपर हमने पास करके 50,000, उसमें 5000 विड्रॉ करेगा, माइनस करेगा और आपको मिनिमम बैलेंस की वैल्यू प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमने क्या किया, सीए डॉट प्रिंट स्टेटमेंट। अब हमने एक और फंक्शन यूज किया प्रिंट स्टेटमेंट का, तो फिर क्या करेगा, सीए का मतलब करंट अकाउंट नाम की क्लास में जाएगा, देखेगा यहाँ पे प्रिंट
नाम का फंक्शन है ये रहा, प्रिंट स्टेटमेंट नाम का फंक्शन है, इस वाले पूरे फंक्शन को क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो आप एक बात देखें यहाँ पे कि हम अमाउंट विड्रॉ नाम का जो फंक्शन था, इसको डायरेक्टली यूज ना करके इनहेरिटेंस के थ्रू यूज कर रहे हैं। So in this one example, you are just making the use of classes. You are just learning how to declare variable. You are just learning how to define member functions or member variables. You are just learning how to inherit data from the base class to the subclass ultimately. ठीक है? तो ये करंट अकाउंट का चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो गया, इतना डेटा हमारा फिनिश हो गया यहाँ पे हमारा करंट। ठीक है, देन नेक्स्ट बारी किसकी आती है, अब हमारे पास एक और, हमने क्लास बनाई थी सेविंग अकाउंट नाम की, तो हमने यहाँ पे सेविंग अकाउंट नाम की क्लास बनाई और उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया ऐसे। मैंने कमेंट में हर कुछ लिख रखा है, आपको प्रोग्राम पढ़ के बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको बिल्कुल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सेविंग अकाउंट एस इज इक्वल टू न्यू सेविंग अकाउंट बनाया, यानी यहाँ पे सेविंग अकाउंट का ऑब्जेक्ट बना दिया ऐसे नाम से। जो भी हम सेविंग अकाउंट का कोई फंक्शन, कोई वेरिएबल कुछ भी एक्सेस करेंगे तो एसए के आगे डॉट लगा के एक्सेस करेंगे। ठीक है, और क्योंकि सेविंग अकाउंट के अंदर आप चाहिए ये रही, यहाँ पे जो हमने सेविंग अकाउंट हमने क्लास बनाई थी, ठीक है, तो सेम इज व्हाट दे आर लाइक वी हैव डिक्लेयर्ड थ्री थिंग्स, है ना। हमने यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे वापस आते हैं, यहाँ पे हमने जो है हमारा नेम ऑफ कस्टमर था, उसका अकाउंट नंबर था और उसका बैलेंस था अल्टीमेटली। ठीक है, और एक चौथा वेरिएबल यहाँ पे है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेविंग अकाउंट के अंदर आप देखेंगे तो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट नाम का वेरिएबल भी हमने, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट रेट नाम का हमने वेरिएबल लिया। तो इसमें 4 पैरामीटर है। ठीक है, नेम, देखिए ये रहा नेम, अकाउंट नंबर, मिनिमम बैलेंस और टैक्स रेट। टैक्स रेट मतलब वही इंटरेस्ट रेट को मैंने टैक्स रेट लिया। ठीक है, तो हम जब भी सेविंग अकाउंट नाम की क्लास को कॉल करेंगे या कोई चीज पास करेंगे तो 4 हमें पैरामीटर पास करने हैं, जबकि करंट अकाउंट के अंदर आप देखेंगे तो 3 ही थे। ठीक है, करंट अकाउंट के अंदर नेम था, अकाउंट नंबर था और मिनिमम बैलेंस था, और सेविंग अकाउंट के अंदर आपका नेम है, अकाउंट नंबर है, मिनिमम बैलेंस है और चौथा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 वैल्यू पास करी। ठीक है, सबसे पहले हमने अकाउंट नेम दे दिया, अकाउंट नंबर दे दिया, बैलेंस दे दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया। इस तरीके से आपने इसको मिनिमम बैलेंस आपने रिट्रीव कर दिया, बंदे का मिनिमम बैलेंस प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर हमने यहाँ पे ऐसे डॉट अमाउंट डिपॉजिट नाम का फंक्शन यूज किया कि भाई मुझे पैसे जमा करना है। पहले हमने पैसे निकाले थे, रिमेंबर, अभी हमें पैसे डिपॉजिट करने हैं। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले क्या करेगा, उस सेविंग अकाउंट क्लास में जाएगा, देखेगा भाई अमाउंट डिपॉजिट नाम का कोई फंक्शन यहाँ पे है क्या। आप मुझे बताएं कि यहाँ पे कोई अमाउंट डिपॉजिट नाम का फंक्शन है। प्लीज लुक एट योर स्क्रीन। Yes, sir. Yes, sir. यस, ये रहा एक फंक्शन हमारे पास, अमाउंट डिपॉजिट नाम का फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, और हमने वहां पे कुछ कैलकुलेशन लगाई थी, मैंने आपको बताया था क्योंकि बैलेंस होगा उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे और मिनिमम बैलेंस को अपडेट करेंगे। तो ये वाला ऑब्जेक्ट क्या करेगा, आपका जो बैलेंस था 8,000, सॉरी जो अमाउंट डिपॉजिट करना है 8,000 रुपीज पास करेगा। ठीक है, ये आपका मिनिमम बैलेंस था 798,516, ये 4.5 आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था और आपको यहाँ से मिनिमम बैलेंस कैलकुलेट होके मिल जाएगा। ये रहा। ठीक है, देखिए ध्यान रखें, जब भी किसी क्लास के फंक्शन को या मेंबर फंक्शन को मेंबर वेरिएबल को कॉल करना होता है तो हम ऑब्जेक्ट के बाद डॉट लगाते हैं, जैसे ऐसे डॉट गेट मिनिमम बैलेंस। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए एक बात और समझिए, मैंने कमेंट में लिखा है, देखिए अमाउंट डिपॉजिट नाम का जो मेथड है, फंक्शन है, वो दोनों क्लास के अंदर है, सेविंग अकाउंट के अंदर भी है, अकाउंट नाम की क्लास के अंदर भी है। तो अब कंपाइलर को कंफ्यूज होना चाहिए कि यार कौन से अमाउंट डिपॉजिट को बुला रहा है, सेविंग वाले को बुला रहा है या फिर अकाउंट वाले को बुला रहा है। अब क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे डॉट लगा रहे हैं, ऐसे मतलब सेविंग अकाउंट वाले की बात कर रहे हैं, तो सेविंग अकाउंट वाला मेथड ही कॉल होगा। हाँ, अगर ये मेथड सेविंग अकाउंट में डिफाइन ना होके अकाउंट नाम के अंदर होता और यहाँ पे होता ही ना, तो सबसे पहले वो यही चेक करता है इस फंक्शन को कि भाई अवेलेबल है नहीं है। जब उसे यहाँ नहीं मिलता तब वो अकाउंट नाम की क्लास में आता और यहाँ से तब उसे यूज करता। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कराना था तो हमने अमाउंट डिपॉजिट नाम का फंक्शन जो है सेविंग अकाउंट में अलग तरीके से डिफाइन, सेम नाम से डिफाइन किया, लेकिन उसके अंदर की फंक्शनैलिटी हमने थोड़ी चेंज कर दी। तो हमें आसान तरीका क्या होता है, सबसे आसान तरीका होता है कि आप क्या बताएं कंपाइलर को कि हम कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं, कौन सा फंक्शन यूज करना है, ऐसे यानी कि सेविंग अकाउंट नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है तो उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसकी क्लास की बात कर रहे हैं और उसी का फंक्शन कॉल करें भाई, किसी और का ना करें, तो आपको बैलेंस मिल जाएगा। ठीक है, ये 2 क्लास के फंक्शन यूज हुए और आपका यूज आपका खत्म हो गया। नाउ नेक्स्ट थिंग इज अकाउंट एसीसी। अब हमने क्या किया, अकाउंट जो हमारी मेन क्लास सबसे पहले वाली क्लास थी जिसमें हमने सारी फंक्शनैलिटी
डिफाइन या डिक्लेयर कर रखी थी उसके बारे में हमने बात की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, हमने उसका अकाउंट बनाया, एसीसी के नाम से हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, और हमने क्या किया, एक और एक एसीसी के नाम से बनाया और एक हमने एसीसी 1 के नाम से। ठीक है, तो देखिए अब इसमें थोड़ी सी बात समझने वाली है कि ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, ये आपका पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, आप मुझे बताएं कि अगर मैं इसको रन करता हूँ, इस वाले कंस्ट्रक्टर को मैं रन कर देता हूँ, तो क्या आपने जिंदगी में कभी कोई ऐसा अब अच्छा, आप पहले मुझे बात बताएं कि अगर मैं इस वाले कंस्ट्रक्टर को रन करूंगा, अकाउंट एसीसी इक्वल टू न्यू अकाउंट, तो इससे क्या होगा, एनी आइडिया, किसी को कोई आइडिया इससे क्या होगा इसको रन करने से? पर वो ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं उसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं होगा। हाँ, ट्रू। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट सारे वेरिएबल्स जो कि हमने इसके अंदर डिक्लेयर किए थे, कौन कौन से डिक्लेयर किए थे हमने, कस्टमर नेम, अकाउंट नंबर, मिनिमम बैलेंस, इन सब की वैल्यू सेट कर देगा नल, कोई वैल्यू नहीं है, कोई कस्टमर का नाम नहीं, कोई अकाउंट नंबर नहीं, कोई बैलेंस नहीं। ठीक है, क्या आपने जिंदगी में कभी कोई ऐसा कस्टमर देखा है बैंक का जिसका नाम मेंशन ना हो, किसी उसको अकाउंट नंबर ना दिया गया हो, या उसके अकाउंट में कोई पैसा डिपॉजिट ना हो? कोई भी आपने ऐसा कस्टमर देखा है आज तक लाइफ में? नहीं। तो ये सिनेरियो बैंक के अंदर तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं। दैट इज वाई वी कैन नॉट यूज हेयर योर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो हम इसे इस तरीके से हटा दें। देखिए यहाँ पे वो दिखा रहा था, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, देखिए ठीक है, तो वो एरर दे देगा यहाँ पे। तो वो इस तरीके से हम उसको यूज नहीं कर सकते, बता रहा था, वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी यूज। तो हम यहाँ पे इसे हटा देते हैं और हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, कैसा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। हाँ, अब ये मुमकिन है कि दानिश नाम का कोई कस्टमर हो, उसका अकाउंट नंबर ये हो, उसका बैलेंस ये हो, ठीक है, और इस अमाउंट के अंदर हमने 4500 रुपये डिपॉजिट कर दिए। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे बताइए, क्या ये एक दफा लाइन पढ़िए ये वाली, अकाउंट एसीसी 1 इज इक्वल टू न्यू अकाउंट एसीसी 1 डॉट अमाउंट डिपॉजिट 4500, क्या ये कोड काम करेगा? एनीवन हैविंग एनी आइडिया अबाउट इट? ये जो मैं कह रहा हूँ कि साहब Yes, sir. एसीसी 1 डॉट अमाउंट डिपॉजिट कर दो 4500, तो ये अमाउंट डिपॉजिट 4500 जो होगा, क्या ये ऐड हो जाएगा? नहीं। होना तो चाहिए। होना चाहिए। गुड। एनीवन एल्स? यस सर, हो जाएगा। आज भी कह रहा हो जाएगा, ग्रेट। और किसी का राय मशवरा? देखिए देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है कि होना चाहिए, है ना? लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि मैं कह रहा हूँ कि एसीसी 1 जो भी ऑब्जेक्ट है, मैं कह रहा हूँ अमाउंट डिपॉजिट को 4500। अब सवाल ये है, 4500 रुपये जो डिपॉजिट होगा, ये कौन से अकाउंट में होगा? क्या ये सेविंग अकाउंट में होगा या करंट अकाउंट के अंदर होगा? क्योंकि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के अंदर, दोनों के अंदर जो है आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, डजंट मैटर। तो कंपाइलर विल गेट कंफ्यूज हियर बिट, कि साहब मैं ये वाला पैसा कहाँ डिपॉजिट, किस जगह डिपॉजिट कर, सेविंग वैसे अकाउंट तो डालूं, ये करंट अकाउंट? यस यस प्लीज, जो भी आप कहना चाह रहे हैं सर, बताएं। वैसे तो ये वाला ऑब्जेक्ट आपको अकाउंट क्लास का है ना, और अकाउंट क्लास में पहले से ही हमने डिफाइन कर रखा है अमाउंट डिपॉजिट का फंक्शन मेथड, तो फिर वही यूज नहीं होना चाहिए डायरेक्ट। नहीं 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 नहीं। देखो देखो देखो, बेसिकली ठीक है आपकी बात, उसी का डिपॉजिट होना चाहिए, बट आप बात को समझिए कि अगर आप इस तरीके के कोड का स्ट्रक्चर देते हैं, ये एक तरीके से मेरे दिल में एम्बिग्यूटी प्रोड्यूस कर रहा है, मेरे मन में एम्बिग्यूटी प्रोड्यूस कर रहा है। एम्बिग्यूटी अगर कहीं पे होती है तो डाउट रेज हो जाता है। आप हो सकता है कि इस कोड की फंक्शनैलिटी आगे जाके इम्पैक्ट करे किसी और चीज। तो हमें अपने कोड को उस तरीके से रोबस्ट बनाना है कि कंपाइलर को एम्बिग्यूटी का कोई ऑप्शन मिले ही ना।
अब हो सकता है कंपाइलर सही जगह एग्जीक्यूट कर दे, हो सकता है कंपाइलर गलत जगह एग्जीक्यूट कर दे, मुझे नहीं कराना था ये अकाउंट नाम की क्लास में हमने डिक्लेयर कर रखा है, मुझे तो करंट, मुझे सेविंग अकाउंट में कराना है, करंट में कराना ही नहीं, देन उस केस में आप क्या करें? तो ऑफ कोर्स इट विल वर्क, है ना, बट हमें इस किस्म की एम्बिग्यूटी ना आए या हम इस चीज को ना इम्प्लीमेंट करें, इसके लिए ही हमारा जावा के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का फंडा आया है। हम एब्स्ट्रैक्शन किसे कहते हैं? इसी चीज को कहते हैं कि हम किसी किस्म का कोई हमारा कोड इतना रोबस्ट हो कि उसके अंदर कोई गलती की गुंजाइश ही ना हो, ना तो कंपाइलर की तरफ से, ना प्रोग्रामर की तरफ से, और ना यूजर की तरफ से। अगर आपका कोड इस लेवल का रोबस्टनेस रखता है तो फिर आप मान के चलिए कि आप जो है बिल्कुल भी इस चीज को मैनेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसी चीज को सॉल्व करने के लिए मैंने एक दूसरा पैकेज बनाया और मैंने यही सारा कोड एज इट इज लिखा है, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। हमने एक नया पैकेज बनाया एब्स्ट्रैक्ट EX नाम का। अभी मैं इसको बंद कर दूं या रुको, अभी मैं इन क्लास को खोलता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये जो अकाउंट डॉट जावा है, ये जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाम का पैकेज बनाया उसका हिस्सा है। ठीक है, बस फर्क क्या है, देखिए सेम सेम कोड है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये अकाउंट नाम की क्लास ये रही पहले वाली, पब्लिक क्लास अकाउंट, और ये दूसरे क्लास बनी अकाउंट नाम से, बस बने डिफरेंस क्या है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास अकाउंट। तो मैंने एक थोड़ा सा चेंज कर दिया इस पूरे सिनेरियो में कि मैंने अकाउंट नाम की क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। अब कोई मुझे बता सकता है कि मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्यों बनाया, मुझे इससे क्या फायदा मिलेगा? सर एब्स्ट्रैक्ट से ये हो सकता है कि हम यहाँ पे जितने भी हम मेथड्स बनाएंगे हमें सिर्फ उनका नाम देना होगा, फिर हम अपने अकॉर्डिंगली जहाँ जहाँ हम उन मेथड्स को यूज करेंगे हम उनकी बॉडी चेंज कर सकते हैं। अच्छा चलो, ये तो एक यूज हो गया, ठीक है ग्रेट। लेकिन जो मेरी प्रॉब्लम यहाँ आ रही थी ये सॉल्व करो ना, ये वाली। मैंने तो इस प्रॉब्लम की वजह से अपनी क्लास को ना नॉर्मल क्लास से एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया। क्यों? और क्योंकि नॉर्मल क्लास थी, अकाउंट नाम की क्लास नॉर्मल क्लास थी, तभी आप इसका ऑब्जेक्ट बना पाए। नहीं तो आप बना के आप कॉल भी नहीं कर पाते, यकीन मानिए आपने। देखिए यही तो गेम है असली। मैं चाहता नहीं कि मैं किसी को एक्सेस दूं कि वो मेरी बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके डायरेक्टली से यूज कर ले। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का फंडा क्या होता है कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके फंक्शन से मेंबर वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते। समझिए बात को, हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर सिर्फ एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, टेम्पलेट। हम उन्हीं चीजों को उसके अंदर डालते हैं जिन चीजों को हमें जो है बेसिकली, या आप कह लीजिए जैसा आपने अभी बोला, क्या नाम, तनुज ने बोला कि हम सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो भी मेंबर फंक्शन मेंबर वेरिएबल यूज कर, तो वो सारे हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। हम कभी भी उसको ऑब्जेक्ट बना के कॉल नहीं कर पाए। समझिए, देखिए इसका यूज मैं आपको फिर समझाता हूँ। जब एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल प्रोग्रामर काम करते हैं ना, तो डेटा शेयर करते हैं। बहुत सा डेटा ऐसा होता है जो कि शेयर करने के लिए हमें एक्सेस नहीं देना चाहिए, लेकिन हम विलिंगली और अनविलिंगली वो एक्सेस दे देते हैं। तो देखिए जिस भी फंक्शन को आप जो बंदा भी अकाउंट नाम की अकाउंट क्लास वाली फंक्शनैलिटी लिख रहा है, उसको अच्छी तरीके से पता है कि यार मेरे को कौन सा फंक्शन जो है वो आउटसाइड दिस क्लास एक्सेसिबल करवाना है और कौन सा फंक्शन आउटसाइड दिस क्लास एक्सेसिबल नहीं करवाना है। ये उसको पता है। जो बंदा एक्सेस करना चाहता है उसको थोड़ा ना पता है। उसको इतना पता है ठीक है मुझे बता दो अपडेट कौन सा, मैं कॉल कर लूंगा, उसका काम हो जाएगा। लेकिन क्या वो उसकी पावर में आता नहीं आता है, ये बात उसको नहीं पता अल्टीमेटली। तो जो बंदा भी अकाउंट नाम की क्लास पे काम कर रहा है, नॉर्मली क्या होता है, हम अकाउंट नाम की हम वो सारे वेरिएबल्स और फंक्शंस जो कि आपके आउटसाइड द क्लास या स्कोप एक्सेसिबल नहीं करवाने हैं, उनको एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, या आप उसके अंदर डिक्लेयर किए वेरिएबल्स या मेंबर फंक्शंस को डायरेक्टली कॉल नहीं कर पाए। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट यूज ऑफ डूइंग द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो आप प्रोग्रामर सबसे पहले अपना स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, वो देखते हैं कौन कौन से फंक्शंस ऐसे हैं जिनको हमें शेयर करना पड़ेगा और हम उनकी वैल्यू हमें उनका डेटा देना भी है। और बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल है या उनकी वैल्यूज को हम आउटसाइड द स्कोप शेयर नहीं कर सकते, तो उन सारे फंक्शंस को अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर डिक्लेयर कर। तो जो डेटा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर डिक्लेयर हो गया वो डेटा आप यूज नहीं कर पाए। This is the solution to this problem which I have put in front of you. I am able here to make an object
of account class. Why? Because it was public class, anyone can create it and anyone can access the data. But once it is made as your abstract class, this restriction will come into the picture. अब आप ये चीजें क्रिएट नहीं कर पाएंगे और आपकी एक्सेसिबिलिटी वैसी ही रहेगी जैसे पहले, ठीक है? तो दिस वे वी कैन क्रिएट, बस इतना ही डिफरेंस था, बाकी कोड पूरा कॉमन है, ठीक है? ये कोड मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। आप लोगों ने Eclipse इंस्टॉल किया अपने सिस्टम पे? जी आयुष बताइए। सर अगर हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया, उसके बाद अगर जैसे करंट के अंदर कोई ऐसा फंक्शन हम कॉल, मतलब जो टेस्ट वाला है उसमें कोई ऐसा फंक्शन कॉल कर रहे हैं जो कि हमारे करंट में नहीं है लेकिन वो हमारे अकाउंट में था, तो उस सिनेरियो में क्या होगा? नहीं, डिनाई हो जाएगा एक्सेस। ये पहले मुझे बताइए, नॉर्मल क्लास की बात करें, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करें? सर नॉर्मल में तो जैसे अगर खुद के क्लास में नहीं मिल रहा था तो वो पेरेंट क्लास में जा रहा था खोजने के लिए, तो इस सिनेरियो में क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट वाले में क्या होगा? सिनेरियो में डिनाई हो जाएगा, एरर दे देगा कंपाइलर। ठीक है, तो आप लोगों में किसने Eclipse इंस्टॉल किया या ऑनलाइन किसी उस पे प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करी अभी तक? तो मैंने बेसिक प्रोग्राम किया था, आप में से किसी ने देखिए जावा वाले ग्रुप पे ना किसी बंदे ने कोई कोड शेयर नहीं किया, लाइक यू हैव नॉट स्टार्टेड येट, आई थिंक, राइटिंग एनी कोड। आयुष ने भी किया, किसी ने नहीं किया, ना तनुज ने, ना अमन ने, किसी ने नहीं किया, ना कृष्णन ने किया, सर कोड शांत ने, किसी ने भी नहीं कोड किया। शेयर नहीं किया सर इसने। बेटा देखो, कोड मैंने आपसे क्या बताया था, हमें अपने कोड लिखे हुए शेयर करने हैं ताकि लोगों को पता चले हमने क्या बनाया है, और अगर उसमें से उनको कोई डाउट है तो वो उस चीज को आपसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? मैं थोड़ा सा बिजी था, देयर वाज सम कैजुअलिटी डन इन माय पैटर्निटी, एक्सपायर हो गया था, तो मैं थोड़ा बिजी रहा, मैं उस पर इतना ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन आप लोग तो एटलीस्ट उसको वर्किंग में लेके आओ ना, आप जितने भी एक्टिव कोडर्स हो, प्रोग्रामर्स हो, वो अपने लैब के प्रोग्राम्स तैयार करो तो तुम वही डालो ताकि लोगों देखे भाई कैसे कैसे क्या कोड है। कुछ भी शेयर नहीं कर रहा हूँ। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल शेयर बेसिकली, डोंट वरी। तो मैं आपको यार सारे प्रोग्राम शेयर करूंगा ग्रुप के ऊपर, ठीक है? एंड यू जस्ट ट्राई टू रन दोस प्रोग्राम्स ऑन योर मशीन एंड देन वी विल सी इट, ओके? सर एक और चीज पूछनी थी, बताइए। लाइक जब इसका हम विड्रॉ का ये मेथड क्रिएट कर रहे थे, उसमें अगर हमें कोई एक्सेप्शन लगाना हो तो कैसे होता? लाइक अगर कोई यूजर ऐसा कोई अमाउंट विड्रॉ करना चाहे जितना उसके बैलेंस में ही नहीं है। देखो, उसके दो तरीके हैं यार। एक तरीका तो ये है कि आप बैलेंस को इनिशियलाइज कराने से पहले ना एक फ्लैग दे दो कि बैलेंस की मिनिमम वैल्यू इतनी होगी, सेट कर दो। एक तरीका ये है कि आप एक्सेप्शन के थ्रू उस फंक्शन के अंदर एक्सेप्शन लगाओ और वहां पे चेक करवाओ कि बैलेंस की वैल्यू से ज्यादा है कम है, अगर ज्यादा है तभी आगे जाए, तो ज्यादा है। ट्राई में दे दो उस ब्लॉक को, ट्राई में दे दो और कंडीशन चेक करा लो, अगर बैलेंस से ज्यादा तभी आगे जाए, अदरवाइज मना कर दो। सर तो फिर बस विड्रॉ वाला मेथड उसमें ट्राई कैच में जाएगा ना? जिसकी आपको नीड है। आप अगर सपोज करो मैं लिमिट लगाता हूँ तो मैं पर डे में 50,000 से ऊपर डिपॉजिट नहीं कराना चाहता एक दफा में, तो ये भी हो सकता है क्लॉज हो, तो आप इसे भी डाल सकते हो। लेकिन आप चाहते हो नहीं, डिपॉजिट को कितने भी करा सकता पैसे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, इट ऑल डिपेंड अपॉन द बिजनेस लॉजिक। हमारे जो सैलरी अकाउंट जितने होते हैं कंपनीज के अंदर, उसके अंदर बैलेंस 0 हो सकता है, लेकिन किसी भी अकाउंट में जो कि पब्लिक है, जो एक्सिस है, प्राइवेट बैंक्स होते हैं, उनके अंदर बैलेंस मिनिमम 5,000 होना चाहिए। हमारा बिजनेस लॉजिक अलग है, तो इट ऑल डिपेंड अपॉन द बिजनेस लॉजिक कि बिजनेस लॉजिक कैसे लगाया है, ठीक है? इट डिपेंड्स अपॉन यू। Anyways, I will share this code with you. So please start practice in your lab and share the code. Everyone, I'm requesting you, and add more members in that group. I think there are limited students in that Java group. Add more ones so that others can also be, enjoy the your coding pattern, जो भी आपका coding style है। देखिए एक चीज और भी होती है, बात को समझिए। जब आप अपना कोड शेयर करेंगे, हो सकता है मैं कमेंट करूं कि कोडिंग जो आपका स्टाइल है, कोडिंग पैटर्न है, इसको ऐसे कर लो। जैसे हमने उस दिन हमने कैमल केसिंग पढ़ी थी, तो आप लोग अभी नॉर्मल कोड लिख रहे हैं, आप कैमल किसिंग यूज नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कैमल किसिंग यूज करना स्टार्ट करें, तो लोग आपको वहाँ सजेशन भी देंगे, ये जो नॉलेज है। लाइक इन केस आयुष हैज गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोडिंग, तो ही कैन सजेस्ट तनुज और समबडी एल्स इसको ऐसा कर सकते हैं। तो वी कैन आल्सो कमेंट ऑन ईच अदर,
in a positive manner, don't do it in negative manner, ठीक है, in a positive manner, then let me know. Okay, so everybody has put their attendance in the chat box. Okay, great. So hopefully अपनी लैब स्टार्ट कीजिए, छोटे कोड लिखिए, मैं काम करता हूँ, मैं एक मैनुअल तैयार करता हूँ अकॉर्डिंग टू लैब, और वो प्रोग्राम आप रन करिए और शेयर करिए, और साथ में प्रोग्राम फाइल भी बनाइए, ठीक है, मुझे सेंड करते रहिए टाइम चेक करना बेस्ट थिंग. Okay, I'm going to end this class today. सर एक्सक्यूज मी Yes, yes, sir. सर मुझे उसका पूछना था कि हमारे इस सेमेस्टर में प्रोजेक्ट है, तो सर प्रोजेक्ट का आप देख रहे हो या फिर कोई और टीचर देख रहा है? नहीं समझ, मुझे तो नहीं दिया यार कुछ प्रोजेक्ट के बारे में, कुछ हाँ, भी आपको मुझे नहीं आइडिया दिया नहीं, हुआ। मतलब एचओडी साहब, ओके सर। एचओडी जिसको असाइन करेंगे, हाँ कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे आप बताएं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप एचओडी से पूछें, बेटर रहेगा, ठीक है.